कामरेड, तुम कॉरपोरेट्स के नहीं, भारत के दुश्मन हो। ज्यों ही जियो ने ऐलान किया कि 100% स्वदेशी तकनीक से 5G पूरे विश्व में शुरू करने की क्षमता प्राप्त कर ली है, चीन में हड़कंप मच गया, क्योंकि अब 5G में चीन की हुआई कंपनी की मोनोपोली थी और चीनी सरकार पूरे विश्व में हुआई 5G लॉन्च करने के सपने को साकार करने में जुट गई थी। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बरसात चीन में होने लगी। आनन फानन में भारत के चीनी गुलामों को हुक्म हुआ कि किसी भी कीमत पर जियो को बर्बादी की ओर धकेलने के लिए आंदोलन किया जाए और खरबों डॉलर का चीनी फंड इस काम के लिए भारत भेजा गया, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब में जियो टावर्स ध्वस्त किए जाने लगे और पानी पी पीकर जियो को किसान आंदोलन के दौरान कोसा जाने लगा। कैसे किया गया मोदी नगर को बर्बाद? 1945 में बेगमाबाद का नाम बदलकर मोदी नगर किया गया था। पूरे देश से लोग अपनी रोटी की तलाश में मोदी नगर की मोदी मिल्स में नौकरी करने आते थे। उद्योगपति श्री गुर्जरमल मोदी का वो साम्राज्य था। मोदी टायर, मोदी कपड़ा मिल, मोदी वनस्पति, मोदी चीनी मिल और फिर मोदी हॉस्पिटल, मोदी धर्मशाला, मोदी कॉलेज, मोदी ये मोदी वो। फिर एक दिन लाल झंडे वाले आए वहां, वैसे ही जैसे पंजाब के किसानों के साथ आजकल नजर आते हैं। उन्होंने मजदूरों को समझाया कि कैसे वर्ग संघर्ष में मिल मालिक तुम मजदूरों का शोषण करता है, तो चाहे मोदी उन्हें मंदिर, कॉलेज, अस्पताल, घर, विवाह के लिए भवन, यहाँ तक कि घर की पुताई के पैसे तक दे रहा हो, लेकिन असल में वो उनका शोषण कर रहा है। और फिर शुरू हुई क्रांति। बताया जाता है कि एक बार जब मोदी साहब की पत्नी मंदिर गई तो मजदूर नेताओं ने कपड़े उतारकर उनके सामने नग्न प्रदर्शन किया। उस दिन के बाद मोदी नगर फिर कभी वैसा नहीं रहा। चीनी मिल को छोड़कर एक एक करके सारी मोदी इंडस्ट्री वहां से उठा ली गई। चीनी मिल आज भी बची हुई है, क्योंकि किसानों ने लाल झंडे वालों को कभी क्रांति करने ही नहीं दी। जिस मोदी नगर में देश के कोने कोने से लोग नौकरी करने आते थे, आज उसी मोदी नगर के लोग बस, रेल में भेड़ बकरियों की तरह भरकर साधारण सी नौकरियां करने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जाते हैं। 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन चलने के पहले पंजाब देश का सबसे समृद्ध राज्य था। खालिस्तान आंदोलन से बहुत ज्यादा तादाद में इंडस्ट्री पंजाब के बाहर शिफ्ट हो गई। जो बची हुई है वो अब शिफ्ट हो जाएगी। 1982 में मुंबई में दत्ता सामंत की यूनियन ने मिलों में हड़ताल करवाई, जो 2 साल चली और सारी मिलें बंद हो गईं। लाखों मजदूर और उनके परिवार बर्बाद हो गए। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में लगने वाली टाटा नैनो की फैक्ट्री, जिसमें वहां के 15,000 लोगों को नौकरी मिलनी थी, उसे भी ममता बनर्जी के संगठित भीड़ यंत्र ने फर्जी आंदोलन बनाकर बंगाल से गुजरात शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर दिया। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति, मिल मालिक, कॉरपोरेट और देश का प्रधानमंत्री अपना दुश्मन दिखाई देता है, और कब्र योगी की, मोदी की, बीजेपी की और हिंदुत्व की खोदने के लिए विध्वंसकारी दीवानापन। पता नहीं मोदी, योगी, भाजपा और हिंदुत्व की कब्र खुदेगी या नहीं, पर अगर ये लाल दीमक का पेस्ट कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों की कब्र अवश्य खुद जाएगी। हत्या एक खूबसूरत शहर की, वामपंथी कारगुजारी और कांग्रेस की राजनीति। कानपुर कॉटन, पटसन, रेशम, ऊन, चमड़ा और मशीनों की कल पुर्जों का उत्पादन करने वाला शहर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। बड़े बड़े उद्योग, देश विदेश से कच्चा माल लाके उत्पादन करने वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां, IIT जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान से निकले इंजीनियर इन उद्योगों की शोभा बढ़ाते थे। यहाँ का बना माल विश्व विख्यात था, पूरे विश्व में भेजा जाता था। लाल इमली और NTC बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़े हुए थे। लाखों की संख्या में दूर दूर से रोजी रोटी के लिए मजदूर, कुशल और अकुशल कारीगर आते थे। मुंबई और मद्रास जैसे शहर भी इस कानपुर से रंज खाते थे। यहाँ सुदूर दक्षिण भारत से लोग काम करने आते थे। 80 के शुरुआती दशक में कानपुर को नजर लग गई। वो कोई जादू टोने टोटके वाली नजर नहीं, राजनीति की नजर। कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों गैंग की राजनीति की भेंट चढ़ गया कानपुर, क्योंकि वहां पर मजदूर ज्यादा थे। इसलिए मजदूर एकता और मजदूर की भलाई के साथ कम्युनिस्ट की C2 और कांग्रेसी इन TUC पूरी तरह से यहाँ पर मजदूरों को अपने साथ शामिल होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती रहती। शुरू में कम्युनिस्ट मजबूत थे। कानपुर से हमेशा कम्युनिस्ट ही सांसद होता था, लेकिन ये दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं था और कम्युनिस्ट ये कुर्सी छोड़े वो उनको मंजूर नहीं था।
इस तरह से मजदूर एकता छिन्न भिन्न होती गई। दो धड़े बन चुके थे। जब एक काम करता तो दूसरा हड़ताल। बहुत कम ही दोनों के धड़ एक साथ काम करते और फिर इनकी लड़ाइयां जो कि आम हो चुकी थी। राजनीतिक हत्याएं चरम पर थीं, पिसते थे मजदूर। जीने के नाम पर ये सारी कवायद होती थी। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि महीने में बमुश्किल 15 दिन कोई फैक्ट्री चलती। अगर हड़ताल तो हड़ताल, कोई जाएगा काम करने तो उसकी पिटाई, चाहे बच्चे हों या फिर वो भूखे हों। चोरी करने या मर जाने की नौबत हो, बंदी तो बंदी। और फिर एक दिन अचानक 1981 में बंद हो गई एक साथ 27 मिलें। धीरे धीरे और भी इकाइयां अगले 2 माह में बंद हो गई। बेरोजगार हो गए कुछ हजारों लोग, नहीं बल्कि लाखों लोग। सत्ता परिवर्तन हो गया। 1984 में सांसद जीत दूसरे दल के हो गए, कांग्रेस के। कानपुर में कामयाबी मिल गई। इस कामयाबी में छिपी थी लाखों की बेरोजगारी, लाखों बच्चों की भूख। मेहनतकश मजदूर से चोर बनते 2 हाथ, आत्महत्या करते मजदूर। 1981 में इसी तरह मिल बंद होने पर हमारे मित्र का परिवार भी चल पड़ा वापस मुजफ्फरपुर। पीछे पीछे आए 63 परिवार जो कि किसी सूरत में कानपुर में नहीं रह सकते थे। गांव पहुंचकर ये परिवार मुझे याद है कि शायद 2 महीने रहे होंगे। फिर जैसे जैसे मुखिया की नौकरी कलकत्ता, मुंबई, कोटा, लुधियाना या सूरत में लगती, छिन गया लाखों के मुंह से निवाला। बेघर कर दिए गए महिलाएं और बच्चे, वो भी किस लिए? मात्र राजनीतिक कुर्सी की लड़ाई के लिए। लाखों को बेरोजगार बनाने वाली कांग्रेस और मजदूरों का निवाला छीनने वाले कम्युनिस्ट मनरेगा और फूड गारंटी योजना लेकर आए। कहाँ गए थे ये लोग? क्या हो गया था गरीबों की आवाज उठाने वाले इन कम्युनिस्टों को? सब के सब दलाली में मस्त थे। चंदा चाहिए था मिल मालिकों से, इस एवज में कि काम चलने देंगे। चंदा और दलाली इस एवज में कि मिल बंद करवा देंगे। यह है असली चेहरा इन कमबख्त कांग्रेसियों का। लाखों की हत्या करने वाले, बेरोजगार करने वाले और गरीबों में अपने सब कुछ हार चुके हुए मजदूरों से उनकी जिंदगी छीन लेने वाले ये राजनीति के ठेकेदार। यही है इन गरीबों, मजदूरों, शोषितों और वंचितों की राजनीति करने वाले कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों का सच। कम्युनिस्ट वो कैंसर है जो अराजकता में पनपता है और तेजी से फैलता है। जहां अराजकता है, मारकाट और बवाल है, वहां ये कैंसर की तरह पैदा हो जाते हैं। इनको पहचानिए और अपने बीच से भगाइए। अगर देश और समाज का भला चाहते हैं तो अपने अंदर के कम्युनिस्ट को मार डालिए।